हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम इस स्लाइड से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेमेस्टर थर्ड का यूनिट है। यहाँ हम आरएनए एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए एडिटिंग होती क्या है? आरएनए को एडिट करना। जैसे कि हम कोई फोटोग्राफ को एडिट करते हैं, जब वो अच्छी नहीं आती है तो उसको सुंदर से सजा देते हैं, उसमें नई ऐसी वो पिक्चर्स ऐड कर देते हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐसी ऐड कर देते हैं कि और वो ब्यूटीफाई हो जाए। तो यहाँ पे भी वही होगा, आरएनए के साथ उसको ब्यूटीफाई करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे ताकि वो फर्दर अच्छी प्रोटीन बना करके हमको दे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसके बाद ये डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, उसके पहले इसकी क्या होती है? एडिटिंग होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर हमने कैपिंग, स्प्लाइसिंग और साथ ही साथ पॉलीएडेनाइलेशन देखा था। लेकिन ये स्टेप में क्या होता है? स्प्लाइसिंग के पहले ये स्टेप होती है किसकी? आरएनए एडिटिंग की, आरएनए को एडिट करना। जब हम आरएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस लाएं और क्या करें? चेंजेस लाते टाइम स्प्लाइसिंग ना करके दूसरे तरीके से चेंजेस लाएं तो उसे कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग। ठीक है, आरएनए एडिटिंग जो है ये खाली यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो आरएनए एडिटिंग होती है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें सारे सीक्वेंस क्या है? कोडिंग है। और जो यूकैरियोट्स है उसमें नॉन कोडिंग और कोडिंग सीक्वेंस यानी कि इंट्रॉन और एक्सॉन्स दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंट्रॉनिक सीक्वेंस को हटा करके, जो कि नॉन कोडिंग है, एक्सॉनिक सीक्वेंस में जो कि कोडिंग सीक्वेंस है उसमें चेंजेस लाते हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? आरएनए एडिटिंग जो होती है वो स्पेसिफिकली कहाँ होती है? यूकैरियोट्स के अंदर ही होती है। ठीक है, ये जो स्प्लाइसिंग है, व्हाट इज आरएनए एडिटिंग? आरएनए एडिटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम स्प्लाइसिंग की जगह किसी और मेथड से आरएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को चेंज करें, उसे ही कहते हैं आरएनए एडिटिंग। ठीक है, ये बहुत ही कम, रिलेटिवली रेयर, बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि आरएनए एडिटिंग हो। ऐसा आरएनए एडिटिंग की जरूरत सेल को क्यों पड़ती है? क्योंकि सेल क्या होता है? हमारा सेल बहुत छोटा सा है और उसको जीनोम, बहुत सारी प्रोटीन्स बनानी है। सपोज करिए कि आपकी सेल है, उसको खूब सारी प्रोटीन्स बनानी है, कई 1000 प्रोटीन्स बनानी है। तो इतने छोटे से जीनोमिक सीक्वेंस में क्या है कि बहुत सारी हमें क्या करनी है? प्रोटीन बनानी है। तो अलग अलग सीक्वेंस चाहिए होगा उसके लिए। तो इसीलिए क्या करता है कि उस छोटे से सेगमेंट, जो हमारा सेल है उसमें छोटे से सीक्वेंस, छोटी सी जो सीक्वेंस होती है उसी से हम क्या बनाते हैं? आरएनए। और उस आरएनए को हम उसी आरएनए से प्रोटीन बनता है। और उस आरएनए की जो कोडिंग है हम अलग अलग तरीके से करेंगे, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे, तभी तो अलग अलग प्रोटीन बनेगी। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा होता कैसे है, कैसे चेंजेस आते हैं और कैसे इसमें दूसरी प्रोटीन बन जाती है उसी सीक्वेंस में थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है, और आरएनए एडिटिंग में हम ये इसका स्ट्रक्चर, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ये आरएनए एडिटिंग कैसे होती है, कैसे गाइडेड इंट्रॉन्स कैसे इसको मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं, इसका फंक्शन देखेंगे और कुछ इसके बारे में डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आरएनए एडिटिंग क्या होती है? सबसे पहले आरएनए एडिटिंग मतलब कि हम सीक्वेंस में चेंज कर रहे हैं आरएनए को प्रोटीन, ताकि हम छोटी सी डीएनए सीक्वेंस से अलग अलग टाइप्स की प्रोटीन बना सकें। बहुत ही कम देखा जाता है और ये जो है न्यूक्लियस में होता है और साइटोसोल में ही होता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस या साइटोसोल में ही ये स्टेप होता है बिफोर स्प्लाइसिंग। ठीक है, फिर ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी देखा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस में भी ये होता है, साथ ही साथ प्लास्टिड्स में भी ये प्रोसेस आरएनए एडिटिंग की होती है। इसमें क्या होता है कि ये क्लोरोप्लास्ट जीन जो है इन प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट जीन्स में भी होता है, साथ ही साथ ये न्यूक्लियर जीन्स इन मैमल्स में भी होता है। ये यूकैरियोट्स में ही होता है और स्प्लाइसिंग के पहले होता है। ये कोडिंग सीक्वेंस में ही होता है। जैसे कि क्या होता है? डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस होते हैं। इंट्रॉन्स मतलब कि क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंस, और साथ ही साथ होता है हमारा इंट्रॉन्स यानी कि नॉन कोडिंग। तो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स क्या होता है कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस है और एक्सॉन्स क्या होता है? वो हमारा कोडिंग सीक्वेंस है। दिस इज कोडिंग।
तो ये तो हमें रखना, और इसी में हमें क्या करनी है, आरएनए को एडिट करना है। और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है यानी कि इंट्रॉन्स है, ये हम पढ़ेंगे कि आरएनए में कैसे ये एज अ गाइड काम करता है और ये एक्सोनिक सीक्वेंस में चेंजेस लाता है इस तरीके से ताकि जो प्रोटीन है वो उसी स्ट्रक्चर से अलग अलग प्रोटीन्स बन सकें। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये बेसिकली आरएनए एडिटिंग में दो तरीके से होती है आरएनए एडिटिंग। या तो हम क्या कर दें, एडिशन कर दें किसी चीज़ का, या डिलीशन कर दें। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ऐड करना उस आरएनए के सीक्वेंस में, या किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिलीट करना, तो उसे कहते हैं एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि यूरैसिल को ऐड कर रहे हैं या यूरैसिल को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरैसिल होता है, तो उसी को हम या तो ऐड करते हैं या तो डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, यानी कि स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG एंड UGA, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन्स हैं। और स्टॉप कोडॉन्स क्या करते हैं, वो आगे प्रोटीन बनने से रोक देते हैं। सपोज दिस इज एन आरएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो लास्ट की जो बेसेस हैं वो क्या है, UAA। तो यानी कि यह प्रोटीन जो है, इस अमाइनो एसिड जो है वो इसके बाद यहाँ पे रुक जाएगा। अमाइनो एसिड जो, इससे प्रोटीन जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनेंगी और यहीं पे रुक जाएंगी। आगे फर्दर क्या करेंगी, ये स्टॉप कर देगा इसको, आगे प्रोटीन नहीं बनेगी, आगे इसका न्यूक्लियोटाइड से मतलब इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एडिशन और डिलीशन, ठीक है, एडिशन और डिलीशन किसका हो रहा है, यूरैसिल का। तो यहाँ पे और क्या करते हैं, साथ ही साथ ये एडिशन और डिलीशन, इंसर्शन या डिलीशन, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रहा है, बेस का मॉडिफिकेशन, बेस को मॉडिफाई कर रहे हैं। बेस को मॉडिफाई क्या करते हैं, या तो हम क्या डाल दें, आई को डाल दें। व्हाट इज आई, आप देख रहे हैं एक नया बेस पेयर आ गया। अभी तक तो हमने क्या सुना था, ए यानी कि एडेनिन, या तो थाइमिन, यहाँ तो यूरैसिल होगा, यूरैसिल, या फिर क्या होता है सी या जी। लेकिन इसके अलावा एक और यहाँ पे टर्म यूज होता है आरएनए एडिटिंग में, आयोसीन। आई स्टैंड्स फॉर आयोसीन, ये ऐड कर हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो आयोसीन है, इसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि ये बेस पेयरिंग किससे कर सकता है, इन चारों में से किसी के साथ भी अपना बेस पेयर बना सकता है आयोसीन। तो आरएनए एडिटिंग में आयोसीन मेजर रोल प्ले करता है। ये क्या होता है, या तो 8 से आई में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये सीट से कन्वर्ट हो सकता है, यू से कन्वर्ट हो सकता है, C to U, और U to C भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या रहा है, मॉडिफिकेशन। ए था किस में बदल गया, आई में, तो वो मॉडिफाई हो गया। सी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूरैसिल में, साइटोसिन टू यूरैसिल, यूरैसिल टू साइटोसिन, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये हो रहा है मॉडिफिकेशन। या फिर वो सीक्वेंस, वहां पे कोई सीक्वेंस था ही नहीं और एक सीक्वेंस ऐड हो गया, तो मतलब क्या हो गया, इंसर्शन। और कोई सीक्वेंस था वहां पे क्या हो गया, कोई सीक्वेंस डिलीट हो गया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो दैट इज डिलीशन। तो इंसर्शन या डिलीशन हो सकता है, या फिर बेस का पेयर का मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, दो तरीके से आरएनए एडिटिंग होती है। ठीक है, एक होता है एडिशन या डिलीशन, और दूसरा होता है बेस पेयर का मॉडिफिकेशन, यानी कि चेंज हो जा रहा है A to I आयोसीन में। और आयोसीन जो होता है, ये क्या होता है बेटा, आयोसीन जो होता है वो किसी से भी बेस पेयरिंग कर सकता है। ठीक है, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि इसका कन्वर्जन ह्यूमन के भी न्यूक्लियस में होता है, और साथ ही साथ वायरसेस में भी ये चेंजेस आते हैं, तभी तो वो तुरंत क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। और उनकी जो हमारी जो कोई बैक्टीरिया सेल जैसे कोरोना वायरस है, तो उसकी जो मेडिसिन हैं वो बनानी इतनी मुश्किल क्यों हो रही है, क्योंकि वो आरएनए वायरस है, और आरएनए तुरंत अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और चेंजेस कर लेगा, तो उसका जो हम मेडिसिन बना रहे हैं वो उसके ऊपर इतनी इफेक्टिव होगी ही नहीं, वो अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेता है फटाक से। तो यहाँ पे भी यही होता है कि ये A to I में कन्वर्ट होता है, C to U या U to C में कन्वर्जन होता है, और या इंसर्शन या डिलीशन होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज द
एपोलिपोप्रोटीन, एपोलिपोप्रोटीन होती क्या है? ये ह्यूमन बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम होता है लिपिड को इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब कर लेना। जब भी हम खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या होता है? अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के द्वारा। तो ये एक प्रोटीन है एपोलिपोप्रोटीन बी। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करता है? हेल्प करता है हमारी बॉडी को, दो तरीके से हेल्प करता है दो तरीके से हेल्प करता है। एपोलिपोप्रोटीन को हम बोल सकते हैं एपो बी, या फिर कह सकते हैं एपो बी के ये दो फॉर्म होते हैं सॉरी, एपो बी कॉम्प्लेक्स का एक होता है 48 और एक होता है एपो बी कॉम्प्लेक्स का 100। ठीक है, ये वाला जो है ये 100 का है और ये है एपो B48। ठीक है, तो एडिटिंग हम क्या कर रहे हैं इसकी देख रहे हैं कि ये दो तरीके का है। ये जो है ये हेल्प करता है, यानी कि 48 जो है ये हेल्प करता है, ये छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होता है और ये बड़े न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होता है। देखिए नाम का ईजी है ना याद करने में, क्योंकि ये छोटा है इसलिए ये 48 है और ये बड़ा है इसलिए 100 है। ठीक है, और ये जो है ये हेल्प करता है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, और ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कैरी करता है, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कैरी करता है। ठीक है, यहाँ होता क्या है बेसिकली कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उससे कन्वर्ट होकर के ये बनाता है आरएनए। यह है डबल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देन इसमें हम एक सीक्वेंस देख रहे हैं CAA और GTT। जब ये कन्वर्ट होगा तो नॉर्मली ये जो है इस सीक्वेंस को G से C और थाइमिन से कौन पेयर करता है? एडेनिन। तो हम देखते हैं कन्वर्जन में क्या होता है कि C से पेयर बनाता है कौन? ट्रिपल बॉन्ड से G ग्वानिन, और A से पेयरिंग करता है थाइमिन। तो थाइमिन की जगह यहाँ क्या होता है? यूरासिल आरएनए में। तो यहाँ पे यूरासिल, तो यहाँ T से यानी कि डीएनए में जब T होगा तो ये क्या करेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड से कन्वर्ट हो जाएगा, इसका डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। तो ये कोड करेगा G से C की पेयरिंग होगी, थाइमिन से एडेनिन की पेयरिंग होगी और ये बनाएगा हमारा ये नॉर्मल डीएनए आरएनए सीक्वेंस। ऐसा होना चाहिए था, बट हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो जा रहा है। CAA की जगह यहाँ पे क्या हो जा रहा है? UAA हो जा रहा है। C किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? U में। तो हमने पहला प्रोसेस पढ़ा है मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है C का किसमें? U में, यानी कि साइटोसिन इज कन्वर्टेड मॉडिफाइड इनटू यूरासिल। अब ये भी हम मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये साइटोसिन से यूरासिल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो होता क्या है। और आपको पता है कि UAA क्या है? ये एक स्टॉप कोडॉन है। तो ये देखिए ये लंबा सा एक स्ट्रेच होगा, पहले इसको इरेज करते हैं। तो ये एक लंबा सा स्ट्रेच होगा और ये क्या बनाता जाएगा? अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग करता जाएगा। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड के ग्रुप को प्रोटीन कहते हैं, और ये क्या करेगी? यहाँ पे आते आते ये बनना स्टॉप हो जाएगी, और जैसे ही ये स्टॉप हो जाएगी यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये क्या है? स्टॉप कोडॉन, यानी कि ये बोल रहा है कि अब रुको, अब आगे प्रोटीन फर्दर नहीं बनानी है हमको। तो प्रोटीन का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? यही स्टॉप हो जाएगा और प्रोटीन इतनी छोटी ही बनेगी। तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेच बहुत लंबा है और ये छोटी सी प्रोटीन बन रही है। ये देखिए इसमें कितने अमाइनो एसिड है? 2153 अमाइनो एसिड्स है और यहाँ पे 4563 अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये स्टॉप कोडॉन नहीं है। इसका मतलब इसकी अमाइनो एसिड कंटिन्यू रहेगी यहाँ तक जा करके। यहाँ पे जब कहीं स्टॉप कोडॉन आएगा UAA, UAG या फिर UGA, ठीक है। तो या तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इतनी बड़ी अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग प्रोटीन बना रही है, तो ये प्रोटीन स्ट्रेच लंबी होगी। तो इसको ये जो है जो लंबी वाली प्रोटीन सीक्वेंस है वो हेल्प करेगी फॉर द कोलेस्ट्रॉल को कैरी करती है हमारे ब्लड में। और ये क्या करती है? ये 48 जो है एपोबी 48 ये क्या करती है? ये हेल्प करती है हमारे बॉडी को, यानी इंटेस्टाइन में हेल्प करती है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो ऐसे ये मैकेनिज्म इसका काम करता है, ऐसे एडिटिंग होती है एपोलिपोप्रोटीन में। इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक ही प्रोटीन से एक प्रोटीन स्ट्रेच की जगह हमने कन्वर्ट कर दिया और दो काम करा लिए, है ना। इस सीक्वेंसिंग में थोड़ा सा चेंज करके इस प्रोटीन से हमने दो काम करा लिए। एक क्या करा लिया? लिपिड का अब्जॉर्प्शन, और दूसरा काम क्या करा लिया हमने कोलेस्ट्रॉल का
को कैरी करा लिया ब्लड के अंदर। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है, ये कन्वर्ट कैसे हो रहा था, सी से यू आया कैसे। आप देख रहे थे इस स्लाइड में कि ये क्या था, सी था, सी की जगह क्या हो गया, एडिट होकर के वो यू हो गया, मॉडिफाई हो गया, मॉडिफिकेशन हुआ। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ कैसे, इस आरएनए एडिटिंग का मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन का पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि आरएनए के स्ट्रैंड पे आकर के अटैच होता है उस सीक्वेंस से जिसको ये क्या करना चाहता है, एडिट करना चाहता है, उस सीक्वेंस से जिसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि आपको किसी भी जगह पे एडिट करना है किसी फोटो पे, तो आप उसी एरिया पे काम करते हैं ना, तो इसीलिए हम इस सी को हटाना है। तो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पूरा आके बाइंड किससे कर रहा है, सी से ही बाइंड कर रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है, एपोबैक 1 भी बोलते हैं इसको। एपोबैक 1 जो है ये एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है, ये हेल्प करती है फॉर द कन्वर्जन, क्या साइटोसिन से ये यूरेसिल में इसको, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को या फिर इस न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करेगा। यहाँ हो क्या रहा है कि ये एपोबैक है वो RBM47 यानी और A1CF के साथ आता है। एक प्रोटीन का ग्रुप होता है, ये आता है और इससे बाइंड करता है। यहाँ पे इस ऐसे ये बाइंड करता है लगभग, ठीक है। और इसका जो आगे वाला सीक्वेंस है यानी कि A1CF जो है ये यहाँ पे बाइंड करता है, यानी कि ये डाउनस्ट्रीम में बाइंड करता है। और ये ऐसे बाइंड करता है कि ये जो सीक्वेंस है एकदम उससे अटैच हो जाए, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। फिर ये क्या करेगा, इसको ले जाएगा और इसको कन्वर्ट करा देगा किसमें, साइटोसिन से यूरेसिल में। साइटोसिन और यूरेसिल के में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं स्ट्रक्चर में, इसमें बस यही चेंज होता है कि साइटोसिन से यूरेसिल में अगर हम क्या निकाल दें, बस अमोनिया को बाहर निकाल दें, बस NH2 का स्ट्रक्चर बाहर निकाल दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरेसिल में। यूरेसिल में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो बस ये NH4 को लेके, NH2 को लेकर के यानी कि अमोनिया को लेकर के चला जाता है, और जैसे ही अमोनिया को लेकर के जाता है ये यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। और यूरेसिल जो होता है फिर ये आगे, इसके आगे हम देख रहे थे कि UAA बना रहा था, इसके बगल में तो AA तो पहले ही से था, और ये जैसे ही इसमें कन्वर्ट हुआ, ये जैसे ही इसमें कन्वर्ट हुआ तो हमने क्या देखा कि ये बन गया एज ए स्टॉप कोडॉन एक्ट करने लगा, और प्रोटीन की जो सीक्वेंसिंग हो रही थी, प्रोटीन में जो ये कन्वर्जन हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है। और प्रोटीन जैसे ही स्टॉप होती है, ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था वो कैसा था, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये जो स्टॉप कोडॉन का था वो उसको लिमिट कर दे रहा है, उस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर थी वो चेंज हो जा रही है, तो उसका वर्क भी चेंज हो जा रहा है, एडिट हो जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म में कौन कौन सी प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। तो आपको ये नाम याद करना जरूरी है एपोबैक का। एपोबैक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आरएनए एडिटिंग। ये एपोबैक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपोबैक 1, ठीक है। देन ये दोनों नाम याद करने की नहीं जरूरत है, आप लिख सकते हैं कि एपोबैक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, वो इतना याद करना ही इंपॉर्टेंट है जो कि एडिट कर देता है mRNA सीक्वेंस को, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं आरएनए एडिटिंग। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी कि ये जो आरएनए एडिटिंग है वो गाइडेड आरएनए से कैसे होती है। गाइडेड आरएनए कहने का मतलब है, हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि एक्सोनिक और इंट्रोनिक सीक्वेंस। एक्सॉन क्या होता है, काम करता है फॉर कोडिंग। एक्सॉन क्या करता है, कोडिंग के लिए काम करता है। दिस इज एक्सॉन, ओके। ये क्या होता है उसके बगल में, इंट्रॉन, ठीक है। फिर एक्सॉन, ओके। यहाँ पे मेरे ख्याल से कि विजिबल नहीं है आप लोगों को, हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए की एक लॉन्ग स्ट्रेच बनती है जिसमें हम देखते हैं कि ये इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस बीच में आ जाते हैं। ये इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है, ये यूकैरियोट्स में ही इंट्रॉन्स होते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं इनको। ये जो पूरी स्ट्रेच है ये क्या है, नॉन कोडिंग। और इसके बगल में होते हैं एक्सॉन्स जो कि क्या होते हैं, कोडिंग। तो एक्सॉन जो है वो कोडिंग है, वही इंपॉर्टेंट है, ये हमें रखना है और इंट्रॉन्स को कट ऑफ कर
देना है, चॉप ऑफ कर देना है। तो ये जो इंट्रॉन्स हैं ये यहाँ RNAi में मेजर रोल प्ले करते हैं। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि इंट्रॉन की कोई जरूरत ही नहीं है, ये क्या है ऐसे ही इवोल्यूशन में आ गया है, इसको हटा देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये रिसर्चेस में सामने आ रहा है कि इंट्रॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रॉन्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। इंट्रॉनिक जो सीक्वेंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि ये RNA एडिटिंग में हेल्प करते हैं। यानी कि छोटे से जो सेल है, हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो DNA है, उस DNA से जो RNA बन रहा है वो क्या है, छोटा सा होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा। तो ये जो सीक्वेंस बनता है DNA से RNA का वो क्या होगा, उससे प्रोटीन भी लिमिटेड बनेंगी। तो हमको लिमिटेड प्रोटीन नहीं चाहिए, वो प्रोटीन हमको लिमिटेड नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो हम इसके RNA के सीक्वेंस में ही ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस लाके अलग अलग तरीके से प्रोटीन बना सकते हैं जो अलग अलग काम करें। ठीक है, तो अलग अलग काम करने के लिए हम इंट्रॉन्स का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि ये कैसे प्ले करते हैं। तो ये इंट्रॉन्स गाइड करते हैं, एज अ गाइड काम करते हैं एडिटिंग में, RNA एडिटिंग में, यही हम आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि यहाँ पे एक DNA है, DNA का स्ट्रेच है, उससे क्या बन रहा है हमारा RNA। जब DNA से RNA बनता है तो ये हमारा ये जो है ये है mRNA मतलब मैसेंजर RNA जो मैसेज लेकर के जाएगा और प्रोटीन बनाएगा। अब हमको क्या चाहिए, ये जो हमने जो हमारी जो प्रोटीन बन रही थी वो तो हमको मिल गई, अब वो प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गई, अब हमको वो प्रोटीन नहीं चाहिए। तो उस प्रोटीन को हम क्या करेंगे, उसका सिंथेसिस रोकेंगे और दूसरी उसी हम चाहेंगे कि उसी mRNA स्ट्रेच से हम दूसरी प्रोटीन बना लें। अब उस दूसरे प्रोटीन को बनाने के लिए क्या होता है, ये जो इंट्रॉनिक सीक्वेंस था वो एज अ गाइड काम करता है, gRNA यानी कि गाइड RNA की तरह काम करता है, वो मीडिएट करता है RNA एडिटिंग को। यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली, डिलीशन और इंसर्शन हो रहा है। अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि क्या हुआ था, इसका मॉडिफिकेशन हो रहा था, यहाँ मॉडिफाई हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि डिलीशन और क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। डिलीशन और इंसर्शन, तो पहले हम पढ़ते हैं इंसर्शन की प्रोसेस। इंसर्शन यानी कि कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसका ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे हम यूरेसिल का सीक्वेंस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि एक सेगमेंट है हमारा क्या mRNA का। mRNA मतलब कि ये mRNA जो कि हमारा टारगेट है, ये टारगेट है हमारा, इससे हमको क्या करना है, प्रोटीन, इससे जो प्रोटीन बन रही है वो प्रोटीन तो बन गई है, हमको नई प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको एक सीक्वेंस गाइडेड इंट्रॉनिक सीक्वेंस से बाइंड कर देते हैं। इंट्रॉन का ही एक क्या होगा, सेगमेंट होगा जो कि इससे कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेगा यानी कि बेस पेयरिंग करेगा। तो ये जब बेस पेयरिंग करता है तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बेस पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, ये क्या होते हैं, ए यानी कि एडेनिन का सीक्वेंस होता है। ये जो एडेनिन है वो यहाँ पे क्या करता है, एज अ लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और यहाँ बेस पेयरिंग हो जाती है। अब यहाँ पे बेस पेयरिंग एडेनिन हमारा किससे पेयर करता है, थाइमिन से, लेकिन यहाँ पे क्या है, mRNA है यानी कि RNA है। RNA में क्या होता है, थाइमिन नहीं होती है, क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यूरेसिल चाहिए ना। तो यूरेसिल ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो दूसरा सेगमेंट होगा, इस सेगमेंट में यूरेसिल को ऐड करने के लिए क्या चाहिए, हमें यूरेसिल चाहिए, हमें एडेनिन को ऐड करने के लिए यूरेसिल चाहिए। तो यूरेसिल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा। अब यहाँ यूरेसिल को घुसाने के लिए बीच में क्या करना पड़ेगा, यहाँ जगह भी तो बनानी पड़ेगी। यूरेसिल घुसेगा कैसे, जगह चाहिए ना। तो जगह कौन बनाता है, यहाँ जगह बनाता है हमारा एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, चॉप करता है। जब भी कोई भी सेगमेंट होता है RNA का, उसको हमको बीच से चॉप करना होता है, तो उस सेगमेंट में क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस काम करता है। क्योंकि ये RNA पे काम कर रहा है तो क्या है, एंडोराइबोन्यूक्लियस है जो कि क्लीवेज का काम करेगा। तो क्लीवेज का काम कौन कर रहा है, एंडोराइबोन्यूक्लियस। ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्लीव कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे न्यू सेगमेंट को ऐड करने की जगह आ जाएगी। तो ये क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, और स्पेस में हमको क्या ऐड करना है, यूरेसिल। तो यूरेसिल को यहाँ पे कौन ऐड करता है, TUTase। व्हाट इज TUTase, ये एक एंजाइम है जो कि यूरेसिल को, यहाँ पे यूरेसिल के सेगमेंट्स को यहाँ पे ऐड करेगी। तो TUTase यानी कि ये किस लिए, कहाँ पे स्टैंड करता है, ये TUTase का फुल फॉर्म होता है, ये एक एंजाइम है जिसका नाम है TUTase यानी कि टूटेज। ठीक है,
तो ये क्या है, तोड़ के जो टूटा हुआ पोर्शन है वहां पे यूरेसिल को ऐड कर रही है। यूरेसिल तो इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल, टर्मिनल। उसके बाद टर्मिनल ये क्या है, ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। तो ये क्या कर रही है, टर्मिनल एंड पे ट्रांसफर कर रही है। किसका ट्रांसफर कर रही है, डीऑक्सी, डीऑक्सी हमारा न्यूक्लियोटाइडल, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टूटेज, तो टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। तो ये जो है यहाँ पे क्या कर रही है, हेल्प कर रही है यूरेसिल के सेगमेंट को ऐड करने में। तो ये ट्रांसफरेज क्यों नाम है इसका, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रही है, किसको ट्रांसफर कर रही है बेटा, यूरेसिल ग्रुप को। तो यूरेसिल ग्रुप को यहाँ पे ट्रांसफर कर रही है, यानी कि न्यूक्लियोटाइडल सीक्वेंस को ऐड कर रही है। तो न्यूक्लियोटाइडल सीक्वेंस कौन सा है यहाँ पे, यूरेसिल को। तो यूरेसिल को इसने क्या किया, ला करके TUTase ने यू का एडिशन कर दिया, टूटेज ने यूरेसिल का एडिशन कर दिया। अब ये जो टूटा हुआ सेगमेंट था वो क्या हो गया यहाँ पे ऐड। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे यूरेसिल का सेगमेंट जो था, ये जो यहाँ पे ये जो सेगमेंट था जो चॉप ऑफ हो गया था एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, उसने क्या बना दिया, स्पेस बना दिया। अब ये जो ऐसे था एंजाइम, वो क्या करेगा, वो आगे की ओर स्ट्रेच भी तो करेगा, ये ऐसे जो था वो फैल भी तो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो सेगमेंट था वो नीचे वाला वो खुल जाएगा, और एडेनिन जो है यहाँ पे, जो एडेनिन था वो एडेनिन यहाँ पे बेस पेयर में यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो सेगमेंट था, यहाँ पे खाली जगह में कौन ऐड करेगा, टूटेज ऐड कर देगा यूरेसिल को। तो यूरेसिल कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेगा एडेनिन से। तो यहाँ पे जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेगा, ये क्या होगा, यूरेसिल का एडिशन। और यहाँ पे इसको इस एंड पे जो है इसको बाइंड कौन करेगा, ले जा करके इसको बाइंड करेगा लाइगेज। इसको ये यूरेसिल का सेगमेंट यहाँ पे अटैच तो हो जाएगा ऐसे यूरेसिल का ग्रुप, लेकिन यहाँ पे इसको इस एंड से बाइंड कौन करेगा, लाइगेज। और लाइगेज जैसे ही इसको बाइंड करेगा, वो क्या होता है, जो गाइडेड आरएनए है वो अपनी जगह से निकल के चला जाएगा, और हमारा जो mRNA था वो रेडी हो जाएगा। वो mRNA रेडी हो करके क्या करेगा, फर्दर हमारी प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस कराता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो यूरेसिल का सेगमेंट ऐड हुआ, वो हमारे नए स्ट्रेच को, mRNA के नए स्ट्रेच को तैयार कर दिया। अब ये जो पहले प्रोटीन बन रही थी, अब वो प्रोटीन की जगह क्या बनेगी, नई प्रोटीन बनेगी, ठीक है। नई प्रोटीन क्या होगी, वो न्यू प्रोटीन इसलिए बनेगी क्योंकि नया न्यूक्लियोटाइड आया, और उससे जो प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी प्रोटीन ही चेंज हो जाएगी, नई प्रोटीन बनने लगेगी। जैसा कि हमने पहले भी इस केस को पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक सीक्वेंस के ही चेंज होने से ये पूरी की पूरी का प्रोटीन का फंक्शन ही चेंज हो जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी यही होगा कि इस यूरेसिल के एडिशन से क्या होगा, इस प्रोटीन जो सिंथेसिस होगी उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमने एक mRNA से कई काम करा लिए, थोड़े से बेस पेयरिंग को चेंज करा के, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया इंसर्शन का प्रोसेस। अब डिलीशन के प्रोसेस में क्या होता है कि इस सेगमेंट को, मान लीजिए ये एक टारगेटेड mRNA था, उसमें से ये सेगमेंट हमको नहीं चाहिए। ये जो प्रोटीन बना रहा था वो प्रोटीन मान लीजिए टॉक्सिक थी, हार्मफुल थी, वो प्रोटीन हमको नहीं चाहिए। वो प्रोटीन हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब उसको ठीक करना है। अगर उस यूरेसिल के सेगमेंट को हटाने से ये प्रोटीन जो है टॉक्सिक नहीं रह जाएगी, और ऐसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी जो कि हेल्दी होगी, अच्छी प्रोटीन होगी, जो कि हमको चाहिए। तो हमको इस यूरेसिल के सेगमेंट को हटाना होगा। डिलीट करने के लिए जो गाइडेड आरएनए है, यानी कि इंट्रोनिक सीक्वेंस है, वो आकर के इससे बाइंड कर जाएगा। ये जो बाइंड करेगा जब इससे, तो ये बाइंड करके क्या करता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करता है, तुरंत बाइंड कर लेता है और यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये जो ग्रुपिंग है वो इससे बेस पेयरिंग नहीं शो करेगी, ये दूसरा ग्रुप होगा, यानी कि एडेनिन यहाँ पे लूप में नहीं होगा प्रेजेंट, नहीं तो वो तो क्या होता, कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेगा। यहाँ पे एडेनिन नहीं है, दूसरा सीक्वेंस से कुछ भी हो सकता है, दूसरा कोई भी सेगमेंट हो सकता है, G हो सकता है, C हो सकता है, जो कि इससे पेयरिंग नहीं करेगा। जब इससे पेयरिंग नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा और ये ऐसे रह जाएगा। अब इसको अलग करने के लिए कौन आता है, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, एंडोराइबोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, साइट स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर एक साइट पे ही जाकर के क्या करेगा, कट लगाएगा। तो जैसे ही ये कट लगाएगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से ये टूट गया, और ये जैसे ही क्लीव होता है
ये यूरासिल का सेगमेंट, यहाँ पे स्पेस खाली हो जाता है और ये जैसे ही स्पेस खाली होता है ये अब इसको जोड़ना पड़ेगा। यू का रिमूवल कराने के लिए जो यू यहाँ से निकले उसको निकाल कौन रहा है, एक्सो यूएज, इसको एग्जिट करा रहा है ना, इसलिए एक्सो, और यूएज यूरासिल के ग्रुप को ये एंजाइम निकाल दे रही है। एज कहाँ यूज होता है, जब भी कोई चीज एंजाइम की तरह एक्ट करती है तो वहां पे एएसई एज लगता है उसमें। आरएनएज यानी कि वो क्या करेगी, आरएनए को चॉप करेगी, आरएनए पे वो एंजाइम वर्क करेगी, ठीक है। या डीएनएज यानी कि वो डीएनए पे काम करेगी। प्रोटीएज मतलब कि प्रोटीन पे काम करेगी। उसी तरह एक्सो यूएज यानी कि यूरासिल पे काम कर रही है, और कैसे काम कर रही है, उसको बाहर एग्जिट करा दे रही है, तो एक्सो, तो उसको यहाँ से यूरासिल ग्रुप को निकाल दिया। अब ये खाली जगह हो गई। अब इस सेगमेंट को, ये जो खाली स्पेस है उसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम आती है लाइगेज। लाइगेज हमेशा क्या करती है, फॉर एडिशन, ठीक है। किसी भी चीज को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम काम करती है। तो किसी भी चीज को, सेगमेंट को जोड़ना होता है आरएनए में, हमारे सेल के अंदर किसी भी चीज को जोड़ना होता है तो लाइगेज फट से वहां पे आ जाती है। ये जो एंजाइम है ये क्या करेगी, इन दोनों सेगमेंट को जो कि अलग अलग थे उसको जोड़ देगी, और जैसे ही इसको जोड़ेगी हम क्या देखेंगे कि एक नई सेगमेंट तैयार हो गई है एमआरएनए की। हमारी जो टारगेटेड एमआरएनए है वो नए सेगमेंट के साथ रेडी हो गया है नई प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। फिर व्हाट इज द फंक्शंस, फंक्शंस क्या है इस आरएनए के, इस एडिटेड एमआरएनए के क्या क्या फंक्शन है, क्यों इसका हम कर क्यों रहे हैं, ये क्यों, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सेल में, जो ये एडिटिंग हमारी सेल में होती है। बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये जो एडिटिंग है वो स्प्लाइसिंग के पहले हो रही है, ठीक है। स्प्लाइसिंग ये आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में पढ़े हैं, इंट्रॉनिक सीक्वेंस यानी कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस को निकाल देना और कोडिंग सीक्वेंस को जोड़ देना, दैट इज स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शंस क्या हैं, आरएनए के फंक्शन क्या हैं, यानी कि A to I क्या है, आयोसीन में कन्वर्ट हो जाना, या C to U या U to C में कन्वर्ट हो जाना इज आरएनए एडिटिंग। इस ग्रुप्स का या तो मॉडिफिकेशन होता है या इंसर्शन होता है या डिलीशन होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, काम कहाँ आता है ये आरएनए एडिटिंग में, अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनाने में। अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स मतलब एक छोटे से सेगमेंट में, हमारा सेल छोटा सा है, उसको इतनी सारी प्रोटीन बनानी है, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बेस पेयर में चेंज लाएंगे और वो क्या करेगी, अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स रेडी करके हमको दे देगी। तो यहाँ पे आरएनए एडिटिंग का काम होता है कि छोटे से सेल में हम क्या कर रहे हैं, छोटी सी जीन में खूब सारा क्या बना दे रहे हैं, प्रोटीन, ठीक है। तो आरएनए स्ट्रक्चर में चेंज लाती है, आरएनए के स्ट्रक्चर में हमने चेंज ला दिया ना, उसके बेस पेयरिंग में चेंज लाया, जब हम उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी तो चेंज हो गया। जो डीएनए का स्ट्रेच था उसमें हमने किसी चीज का एडिशन कर दिया, यूरासिल ग्रुप का ऐड कर दिया, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कोई ऐसी प्रोटीन है जो कि हार्मफुल है, वो हमको नहीं बनने देनी है, तो उसको, उस प्रोटीन की सिंथेसिस को यानी कि ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन मतलब क्या, आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, तो उस प्रोटीन के ट्रांसलेशन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशन हम करा भी सकते हैं, ऐसी प्रोटीन बना सकते हैं जो हमको चाहिए, थोड़ा सा चेंज ला करके, ठीक है। देन ये दोनों स्ट्रक्चर, तो ये दोनों फंक्शन तो हमें समझ में आ गए। देन प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग, यानी कि हम बार बार बोल रहे हैं कि स्प्लाइसिंग के पहले ये प्रोसेस होती है ना, तो स्प्लाइसिंग के पहले ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं कि एडिट कर दे रहे हैं, आरएनए को हम पहले से स्प्लाइस कर दे रहे हैं, पहले से ही उसको काट दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, इंसर्ट कर दे रहे हैं, जो करना है उसके साथ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम स्प्लाइसिंग के पहले ही कर रहे हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, स्प्लाइसिंग से पहले ही हम उसको स्प्लाइस कर दे रहे हैं, यानी कि रेडी कर दे रहे हैं अपनी टारगेटेड प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। देन आरएनए का डिग्रेडेशन, कोई प्रोटीन हमको नहीं चाहिए तो उस आरएनए को हम क्या करेंगे, डिग्रेड करने के लिए भेज देंगे, ऐसी प्रोटीन ऐड कर देंगे कि वो क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी। हमारी सेल को लगेगा कि ये टॉक्सिक है, इसे नहीं बनने देना चाहिए, तुरंत उस आरएनए को डिग्रेड कर देगा हमारा सेल। देन आरएनए का रेप्लिकेशन, हम क्या करेंगे कि एक हमको टारगेटेड आरएनए चाहिए जिसका हम चाह रहे हैं रेप्लिका तैयार हो जाए, कॉपीज तैयार हो जाए, वैसे ही आरएनए हमको चाहिए, तो वही आरएनए हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, उसकी कई सारी कॉपीज तैयार कर सकते हैं आरएनए एडिटिंग की मदद से, ठीक है। वही प्रोटीन हम बार बार सिंथेसिस करवाना चाह रहे हैं तो वो हम सीक्वेंस डालते जाएंगे हर जगह और वही सीक्वेंस तैयार करते जाएंगे, वही आरएनए का रेप्लिकेशन होता जाएगा। Then moving on to the next slide, we will see the significance. Significance क्या होता है? Significance क्या होता है RNA editing का? तो RNA editing, तो यहाँ पे पीछे हमने एक टर्म देख रहे थे डीअमाइनेशन, यानी कि क्या कर रहे हैं
कि हम डीअमाइनेशन अमीन ग्रुप को निकाल रहे थे, वहां देख रहा था हम लोग ना कि क्या कर रहे थे, NH2 ग्रुप को वहां से निकाल रहे थे C से, तब क्या बन रहा था, वो यूरासिल में कन्वर्ट हो रहा था। साइटोसिन को यूरासिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको, डीअमाइनेशन करना पड़ता है, अमीन ग्रुप को निकालना पड़ता है। फिर साइटोसिन को यूरासिल में भी कन्वर्ट करने, सॉरी एडेनिन को आयोसिन में कन्वर्ट करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, डीअमाइनेशन अमीन ग्रुप को निकालना पड़ता है, NH2 को निकालना पड़ता है, तभी ये कन्वर्जन होते हैं। देन सिग्निफिकेंस क्या है, जीन रेगुलेशन, यानी कि जीन को रेगुलेट करने में ये हेल्प करते हैं। जीन कैसे कैसे रेगुलेट होती है, तो रेगुलेट ये हो सकती है कई वैरायटीज ऑफ वे से, कैपिंग होती है इसकी, फिर क्या होता है पॉलीएडेनाइलेशन, यानी कि पॉलीएडेनिल टेल का एडिशन होता है, ठीक है बेटा, और स्प्लाइसिंग मतलब कि स्प्लाइस होता है, तोड़ देते हैं इंट्रॉन्स को, एक्सॉन्स को जोड़ देते हैं, कोडिंग सीक्वेंस को जोड़ देते हैं ताकि हमारी टारगेटेड प्रोटीन बने, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, इसमें RNA एडिटिंग भी कर रहे हैं ताकि टारगेटेड प्रोटीन बने। तो हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि जीन को जो एक्सप्रेस करके जो प्रोटीन बनाने वाला था वो प्रोटीन हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, या सेल अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता है कि उसको जो टारगेटेड प्रोटीन है वो सिंथेसिस हो जाए, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो प्रोटीन को एक्सप्रेस करना है वही प्रोटीन एक्सप्रेस होगी। फिर ये हम चाहते हैं कि छोटी सी सेल में नंबर ऑफ प्रोटीन्स तैयार हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बेस पेयरिंग में क्या करेंगे, चेंजेस लाएंगे, और तो क्या हो जाएगा, थोड़े से चेंजेस में नई प्रोटीन तैयार हो जाएगी हमारी, ठीक है। थोड़ा सा बेस पेयर में मॉडिफिकेशन किया और नई प्रोटीन बन के तैयार, फिर थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन किया, नई प्रोटीन बन के तैयार। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बीच में UAG का ग्रुप, AG था, CAG था, U का ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, UAG क्या है, स्टॉप कोडॉन है, यानी कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस वहीं पे रुक जाएगा, दूसरी प्रोटीन तैयार हो जाएगी, छोटी सी प्रोटीन तैयार हो जाएगी हमारी, जो कि क्या करेगी, अब वो प्रोटीन चेंज हो गई, जो पहले बनने वाली थी वो अब दूसरी बनेगी। तो छोटे से सेगमेंट को हम अलग अलग तरीके से बेस पेयरिंग में चेंज करके, उसके न्यूक्लियोटाइड में चेंज करके हम अलग अलग क्या बना सकते हैं, प्रोटीन्स बना सकते हैं। फिर प्रोटेक्ट करता है ये जीनोम को, कोई वायरस आ गया हमारी बॉडी में कोई वायरस आ गया जो कि उस स्पेसिफिक उसका रिसेप्टर, जैसे कि हमारा जो HIV वायरस है वो CD4 रिसेप्टर पे ही अटैक करता है। CD4 रिसेप्टर क्या करता है, उसको कैच करता है, उसी पे आकर के वो बैठता है। तो हम क्या करेंगे, वो प्रोटीन ही ना बनने दे, CD4 ही नहीं बनेगा तो HIV ही नहीं आकर के उस पर बैठ पाएगी। तो HIV कहाँ बैठेगी, जब उसका रिसेप्टर ही नहीं होगा तो उसको, उस प्रोटीन को हम बनने ही नहीं देंगे हमारी बॉडी में। तो उस प्रोटीन को जब तक वो वायरस लग रहा है कि अगर आपकी बॉडी में है या कोई भी वायरस है, तो उस प्रोटीन को हमारी सेल बनने नहीं देती है, लिमिटेड अमाउंट में बनाती है ताकि बस यूज हो सके उसका और उस पर कोई वायरस अटैक ना करे, ठीक है। तो ये सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस RNA एडिटिंग का यूज करती है, और साथ ही साथ थोड़े से RNA में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन बनाने के लिए भी इसका सेल यूज करती है। जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है। म्यूटेंट, अगर म्यूटेशन कोई आ गया है तो उस प्रोटीन को, मान लीजिए कोई म्यूटेशन आ गया जो कि ऐसा कैंसर कॉजिक है, तो उसको क्या कर सकती है, स्टॉप करती है हमारी सेल। या फिर हम ऐसी प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं जो कि उस बॉडी में वहां पे बननी नहीं चाहिए थी उस RNA से, हम उस पर थोड़ा सा चेंज लाके वो प्रोटीन को बना रहे हैं म्यूटेट करके उस RNA सेगमेंट को, तो वो ये भी हम क्या कर सकते हैं, RNA एडिटिंग से हमारी सेल कर सकती है। कोई डिफिशिएंसी डिजीज है जो कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन के बनने से ही क्या हो रही है, वो डिजीज हो रही है, तो उस प्रोटीन को हम क्या कर रहे हैं, बनने ही ना दें, थोड़ा सा चेंज ले आए और दूसरी प्रोटीन बन जाए तो उसका फंक्शन दूसरा हो जाएगा, वो डिजीज कॉज करने की जगह क्या करेगी, दूसरा काम करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से RNA एडिटिंग का सेल यूज करती है हमारे बॉडी में वैरायटी ऑफ फंक्शंस को करने में। तो RNA एडिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बायो एक सब्जेक्ट है जो कि समझने का ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि बायो रटने वाला है, ठीक है, लेकिन बायो मेरे ख्याल से समझने वाला ही है। अगर आप टॉपिक को समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर में भी याद रहेंगे, अगर रटेंगे तो नहीं याद रहेंगे, ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहिए, समझते रहिए टॉपिक को। बाय, थैंक यू।